Assalamu alaikum students. Today we will discuss about respiration and mainly the cellular respiration, that how our body meet the processes for energy need. So we will start with that we all know that living organisms need energy to carry out their vital activities. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अपनी बॉडी की सारी वाइटल एक्टिविटीज़, सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है. And from where that energy comes from? Energy is provided from within the cells by the process of respiration. रेस्पायरेशन का प्रोसेस जो बॉडी के अंदर सेल्स में हो रहा होता है, उधर से एनर्जी जो है वो पूरी बॉडी को प्रोवाइड की जा रही होती है. So here we need to know that what is respiration. Basically respiration है क्या चीज़ और respiration का फिनोमेना हो कैसे रहा है और किस लिए हो रहा है. We can define it as the process by which organisms break down complex compounds. कि ये एक ऐसा process है जिसमें organisms जो है complex compounds की break down करेंगे containing carbon. ऐसे complex compounds जिनके अंदर carbon present है, carbon chain present है, in a way that allows the cells to harvest a maximum energy. कि carbon chain molecules की oxidation होगी और oxidation के नतीजे में जो है energy निकलेगी. और इस प्रोसेस से, रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, सेल जो है मैक्सिमम एनर्जी मॉलिक्यूल के अंदर से हार्वेस्ट करता है टू मीट देयर डिमांड्स, अपनी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए. अब रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है. द फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनिज्मिक और वी कैन ऑल्सो से दैट एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. Organismic or external respiration is basically the exchange of respiratory gases between the organism and its environment. कि organism और उसकी external environment के दरमियान जो gaseous exchange हो रहा है, that is basically the organismic or external respiration. और gases exchange हो कौन सी रही हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने के प्रोसेस में हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से हमारे लंग्स में जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द लंग्स एक्सहेल्ड आउट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन. और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट में और ऑर्गेनिज्म के दरमियान एक्सचेंज होती रहती है. नाउ द ऑक्सीजन that goes into the lungs and this organismic or external respiration, this oxygen is absorbed in the capillaries that surround the air sacs of the lungs, the alveoli of the lungs. And from that the blood that is available in these capillaries, जो कि lungs के alveoli को surround किया हुआ जिन capillaries ने, उसमें जब ऑक्सीजन डिफ्यूज़ हो जाएगी तो वो ऑक्सीजन फिर पूरी बॉडी को ट्रांसपोर्ट करती जाएगी, पूरी बॉडी को जो है वो अवेलेबल होगी एंड बॉडी यूज़ दैट ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन. अब ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए मैक्सिमम एनर्जी हार्वेस्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वही ऑक्सीजन आगे सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज़ होगी. What is cellular respiration? Cellular respiration basically term, इसके नाम से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि the respiration that is taking place inside the cell के अंदर जो processes हो रहे हैं to harvest energy, that is known as cellular respiration. So we can define it as it is a process by which energy is made available to cells in a step-by-step breakdown of carbon chain molecules in the cells. कि जो सेल के अंदर कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन होगी. दैट मीन्स कि उनकी ऑक्सीडेशन होगी और उस ऑक्सीडेशन के नतीजे में स्टेप बाय स्टेप जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी और सेल को प्रोवाइड की जाएगी. अब सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह से हो सकती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन. एनारोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. के पहला प्रोसेस दोनों में जो है वो सेम होगा, दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस. ग्लाइकोलाइसिस जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में सेम स्टेप है क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. लेकिन ग्लाइकोलाइसिस एक दफ़ा हो गई तो उसके बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी या एरोबिक रेस्पिरेशन होगी. वी विल डिस्कस दिस एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर्स इन डिटेल कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है और सेल एनारोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जा रहा है तो क्यों जा रहा है और एनारोबिक रेस्पिरेशन किस किस तरीक़ों से जो है वो हो सकती है. एंड द सेकेंड वन इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. और इस केस में कोई भी न्यूट्रिएंट जो प्रेजेंट है उसकी कंप्लीट ब्रेक डाउन होगी इन ऑर्डर टू हार्वेस्ट अ मैक्सिमम एनर्जी फ्रॉम दैट न्यूट्रिएंट.
अब एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट, क्योंकि हम कह रहे हैं कि इसमें किसी भी न्यूट्रिएंट की कंप्लीट ब्रेक डाउन होनी है, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस पे जो है कंसिस्ट करेगा। द फर्स्ट वन इज़ ग्लाइकोलाइसिस, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में और एरोबिक रेस्पिरेशन में दोनों सेम होंगे। द सेकेंड वन इज़ पायरोवेट ऑक्सीडेशन। उसके बाद जो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट होगा पायरोवेट, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो पायरोवेट, उस पायरोवेट की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। दैट ऑक्सीडाइज्ड पायरोवेट दैट एंटर्स इनटू क्रेब्स साइकिल, वहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की ऑक्सीडेशन होगी। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ दिस एरोबिक रेस्पिरेशन इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ पर फाइनली जो है एनर्जी जितनी भी एक न्यूट्रिएंट में से हार्वेस्ट होनी है वो हार्वेस्ट होगी और सेल को अवेलेबल होगी फॉर फर्दर यूज़। अब ये चारों प्रोसेसेस अगर कंप्लीट होंगे तो तब ही एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होगी और मैक्सिमम एनर्जी किसी भी न्यूट्रिएंट से हार्वेस्ट हो सकती है। द फर्स्ट प्रोसेस दैट इज़ ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोसोल, सेल के साइटोसोल के अंदर होगा। और उसके बाद जो बाकी तीनों प्रोसेसेस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, पायरोवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरोवेट दैट एंटर्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, वहाँ पे उसकी ऑक्सीडेशन होगी। और क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तीनों प्रोसेसेस जो हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक सेलुलर रेस्पिरेशन क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द फर्स्ट स्टेप दैट इज ग्लाइकोलाइसिस एंड द नेक्स्ट लेक्चर इन डिटेल।